नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए जरूरी तमाम उपयोगी जानकारियां लेकर आते हैं। कृषि जगत से जुड़ी ये तमाम जानकारियां आपको 3 सेगमेंट के जरिए दी जाती है: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम जानेंगे कि किस तरह से थाई मिर्च की खेती से किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान चक्रधर प्रधान से। इसके अलावा बात होगी कृषि अवसंरचना कोष की और जानेंगे किसान सभा मोबाइल ऐप के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं अपने पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान से। दुनिया भर में मिर्च की करीब 400 किस्में पाई जाती है। अगर भारत की बात करें तो मसालों में सबसे ज्यादा खेती यहाँ पर मिर्च की ही होती है और यहाँ पर मिर्च की खेती हजारों सालों से हो रही है। पिछले कुछ सालों में कुछ नई नई किस्में भी भारत पहुंची है। इन्हीं में से एक है थाई मिर्च। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। थाई मिर्च छोटे आकार और गहरे लाल रंग की सुंदर सी दिखने वाली मिर्च है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होती है। जिन इलाकों में पहले से ही भारतीय मिर्च उग रही है, उनमें थाई मिर्च की खेती आसानी से की जा सकती है। हाँ, ठंडे इलाकों का वातावरण इसके अनुकूल नहीं है। वैसे तो इसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए बलुई मिट्टी सबसे बेहतर है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच हो। खेत में जल निकासी की व्यवस्था होना भी जरूरी है। अच्छी पैदावार के लिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का ही चुनाव करना चाहिए। 1 एकड़ बुवाई के लिए 50 से 60 ग्राम बीज की जरूरत होगी। अक्टूबर और नवंबर का महीना इसकी रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन रोपाई से पहले नर्सरी लगानी होगी। अगर आपके पास समय कम है तो किसी नर्सरी वाले से पौध खरीद सकते हैं। वैसे नर्सरी बोने के लिए 3 हाथ चौड़ी और 6 फुट लंबी मेड़ तैयार करें और लकड़ी की मदद से सीधी रेखाएं खींच लें। इसके बाद 1 उंगली की दूरी पर बीज लगाएं। बुआई के तुरंत बाद पानी का छिड़काव कर दें। आप देखेंगे कि 40 से 45 दिनों में पौध तैयार हो गई है, लेकिन बीज बोने के बाद नर्सरी की देखभाल बहुत जरूरी है। इसलिए बीच बीच में सिंचाई करते रहें और निराई करके खरपतवार भी निकालते रहें। रोपाई से पहले 3-4 बार खेत की गहरी जुताई करें। 1 एकड़ खेत में 1000 से 1200 किलो गोबर की खाद, 100 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो पोटेशियम और 30 किलो फास्फोरस डालनी चाहिए। 6 हफ्ते बाद और फिर 10 हफ्तों के बाद 10-10 किलो नाइट्रोजन और डालें। पौध तैयार होने पर इसकी रोपाई करेंगे। शाम के समय रोपाई बेहतर मानी जाती है। 10 दिन बाद खरपतवार निकाल दें। उसके बाद भी बीच बीच में खरपतवार निकालते रहेंगे। थाई मिर्च की जड़ें संवेदनशील होती हैं। जल भराव होने पर ये गल जाती हैं और इनमें फफूंद लग जाती है। हर 5 दिन में सिंचाई करनी है। सर्दियों में हफ्ते में 1 बार सिंचाई करनी होगी। जड़ों के आसपास निराई गुड़ाई भी करते रहें। ऐसा करने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। 2 महीने होने पर गुड़ाई के बाद 10 किलो नाइट्रोजन को जड़ों के आसपास डाल दें। ऐसा करने से पोषण बना रहेगा। रोपाई के 60 दिन बाद आपका खेत कुछ इस तरह का दिखाई देगा। भारतीय मिर्चों में लगने वाले कीट थाई मिर्च में भी लगते हैं, जैसे थ्रिप्स, सफेद मक्खी, एफिड या फल छेदक। इन कीटों से बचाव के लिए केचुए की खाद का पानी छिड़के, जो जैविक खाद बनाते समय धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। शुरुआत में ही जैविक कीटनाशक छिड़क देंगे तो कीटों की समस्या नहीं आएगी। आज फसल रोपे हुए 90 दिन हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा खेत लाल हो गया है। अब इन्हें तोड़कर बाजार में ले जाया जाएगा। 1 एकड़ में 6000 किलो थाई मिर्च मिल जाती है। जैविक तरीके से उगाई गई मिर्च तुड़ाई के 8 दिन बाद तक भी ताजा रहती है। सीधे मॉल या होटल में बेचने वाले किसान इसकी अच्छी तरह से पैकिंग करके ले जाते हैं।
आपने थाई मिर्च की खेती के बारे में विस्तार से जाना। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक सफल किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। आज इस सेगमेंट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे सफल किसान चक्रधर प्रधान से, जिन्हें इनके गांव जहांपाड़ा में पेड़ों का डॉक्टर कहा जाता है। जी हां, कृषि क्षेत्र में तो इन्होंने एक साधारण से सफर की शुरुआत की थी, लेकिन आज ये आविष्कारक किसान बन चुके हैं। तो कैसा रहा इनका ये सफर और किस तरह से इन्होंने सफलता हासिल की, आइए देखते हैं। चक्रधर प्रधान बरगढ़ जिला ओडिशा के रहने वाले एक सफल किसान हैं। बचपन में पढ़ाई में इनका मन बहुत लगता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन्हें 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
पढ़ाई छूट जाने के बाद वे अपने पिता के साथ खेती बाड़ी से जुड़ गए और वे खेती के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते थे। वर्ष 1985 में चक्रधर के खेत में अच्छी पैदावार हुई तो उन्हें खेती में आगे बढ़ने का हौसला मिला। इसके बाद चक्रधर ने नींबू की खेती करनी शुरू की। इन्होंने अपने खेत में नींबू के लगभग 50 पेड़ लगाए। शुरुआत में चक्रधर ने 8,050 रुपए की लागत से इस काम को शुरू किया और 8,500 रुपए कमाए। 50-50 पेड़ हर साल लगाने वाले चक्रधर प्रधान ने 3 साल में ये महसूस किया कि हर साल इनका एक पेड़ मर जाता है या खराब हो जाता है। मरने और खराब होने वाली पेड़ों की संख्या हर साल बढ़ रही थी। ये बात चक्रधर को काफी परेशान कर रही थी। पेड़ों की मृत्यु से उन्हें आर्थिक नुकसान होने लगा। वे अपने पेड़ों से अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। वे इनकी तकलीफों को महसूस करते थे, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते थे। पेड़ों के मरने से वे काफी चिंतित थे। वे समस्या का समाधान खोज रहे थे। अपने पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने हॉर्टिकल्चर के एक वैज्ञानिक से बातचीत की। वैज्ञानिक ने पेड़ों को देखने के बाद कहा कि इन पेड़ों की जगह वे दूसरे पेड़ लगा लें, ये तो खराब हो गए हैं। इस बात ने चक्रधर प्रधान को बहुत परेशान किया। तब इनके मन में ये प्रश्न उठा कि डॉक्टर आला लगाकर मरीज का इलाज करते हैं, क्या पेड़ों का भी आला से इलाज हो सकता है? इस जिज्ञासा ने चक्रधर प्रधान की बेचैनी बढ़ा दी। इन्होंने डॉक्टर से एक आला लेकर अधमरे पेड़ पर 20 मिनट तक कान लगाकर सुना और उस पेड़ से उन्हें कुछ आवाज मिली। आवाज को पहचानकर चक्रधर ने अनुमान लगाया कि जरूर ये कीड़ा है। इन कीड़ों के कारण ही इनके पेड़ सूख कर मर जाते हैं। इनके आला लगाकर पेड़ों को सुनता देख गांव के लोग अजीब समझ रहे थे, लेकिन चक्रधर को किसी की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे हैं। वो तो बस अपने पेड़ों को बचाने में लग गए। उन्होंने पेड़ के नीचे खुदाई कर पाया कि कीड़े पेड़ की जड़ों को खा रहे हैं। वे अपने पेड़ों में लगने वाले कीड़ों पर कीटनाशकों का छिड़काव कर उन्हें बचाने का काम करते हैं। इस काम में सफलता मिलने पर लोगों को भी विश्वास हो गया कि वे सच में पेड़ों के दुख दर्द को समझते हैं। चक्रधर प्रधान अपने गांव में पेड़ों के डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही इनके गांव और आसपास के किसान अपने पेड़ों में उत्पन्न समस्याओं का समाधान कराने इनके पास आते हैं। इनकी मदद से किसान भी अपने पेड़ों की समस्या को सुलझाकर अपने पेड़ों को सुरक्षित करते हैं। चक्रधर प्रधान अपने इस ज्ञान को किसानों के साथ साझा करते हैं। आज वे अपनी ही नहीं दूसरों के पेड़ों की भी रक्षा करते हैं। इनके गुणों और खेती में दिए इनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अपने इस काम के लिए मान और सम्मान के साथ एक पहचान भी मिली है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कृषि अवसंरचना कोष के बारे में अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்கள்
பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்கள் வித்ரா பண்ணின்னு வந்து நாங்கள் விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம். इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता. અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું. इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है. इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं. इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है. इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है. इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है. इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है. इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है. आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन. आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, फार्मिंग इंडिया. भारत सरकार देश की तरक्की और हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं बनाती है. बात अगर कृषि क्षेत्र की करें तो किसानों को समय समय पर कई तरह की सौगातें मिलती रही है, जिनमें से एक है कृषि अवसंरचना कोष. आइए जानते हैं कि कृषि अवसंरचना कोष से किसानों को किस तरह के फायदे हैं. कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है. आंकड़े बताते हैं 15-20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है. बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है. कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी. 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च हो रही है. इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं. साथ ही संयुक्त देता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार हैं. केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती है. कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा देता है. खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जा रही है. ये छूट ज्यादा से ज्यादा 7 साल के लिए है. इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी है. पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है. विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी. 1 लाख करोड़ में से सबसे ज्यादा 12,831 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए, 9,015 करोड़ राजस्थान के लिए, 8,460 करोड़ महाराष्ट्र के लिए और 7,440 करोड़ मध्य प्रदेश के लिए दिए जा रहे हैं. इनके अलावा गुजरात के लिए 7,282 करोड़, पश्चिम बंगाल के लिए 7,260 करोड़, आंध्र प्रदेश के लिए 6,540 करोड़, जबकि तमिलनाडु के लिए 5,990 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. 1 फरवरी 2021 को पेश किए गए बजट में एपीएमसी मंडियों से भी इसमें शामिल कर लिया गया. ये स्कीम 2030 तक जारी रहेगी.
हमारे आज के दौर के किसान सिर्फ खेती किसानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी से भी जुड़ रहे हैं। और ऐसे में सरकार ने कई तरह के मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं ताकि इनका इस्तेमाल करके किसान अपने लिए जरूरी सूचनाएं हासिल कर सके। आज हम आपको बताने जा रहे हैं किसान सभा मोबाइल ऐप के बारे में। देखते हैं क्या है इस ऐप की खासियत। कोरोना महामारी के दौर में हमारे किसान भाई बहनों ने खेती किसानी में बेहतर प्रदर्शन किया है। लॉकडाउन में भी भारतीय किसानों ने फसलों की बुआई से लेकर फसल प्रबंधन, फसल कटाई और उपज की बिक्री तक की सेवाएं घर बैठे हासिल की है। खेती किसानी में इस उम्दा बदलाव का श्रेय सरकार द्वारा जारी डिजिटलाइजेशन की नीति और कृषि वैज्ञानिकों की मेहनत को भी जाता है। डिजिटलाइजेशन की इसी कड़ी में देश के दूरदराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से किसान सभा ऐप विकसित और लॉन्च किया। किसान सभा ऐप का उद्देश्य किसानों को किफायती और सही समय पर सहायता प्रदान करना है, जिससे भारतीय किसानों को स्वावलंबित बनाकर उनकी आय को बढ़ाया जा सके। इस ऐप की मदद से किसान घर बैठे ही अपनी नजदीकी मंडी से कृषि जिन्सों के भाव का पता कर सकते हैं और मंडी भाव की जानकारी के बाद मालवाहक वाहन की सस्ते दर पर बुकिंग करके अपनी उपज को मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। ये ऐप कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों के लिए उपयोगी तो है ही, साथ ही खेती के लिए उर्वरक, कीटनाशक, बीज, कृषि यंत्रों की बिक्री करने वाली कंपनियां भी बिना बिचौलियों के हस्तक्षेप से सीधे किसानों को जरूरी सामान सस्ती दरों पर बेच सकती है। इतना ही नहीं, किसान सभा ऐप की मदद से किसान अपनी फसलों को कोल्ड स्टोर या गोदामों में सुरक्षित रूप से भंडारण कर सकते हैं। आसान शब्दों में किसान सभा ऐप किसानों, ट्रांसपोर्टरों, मंडी डीलरों, ग्राहकों, कोल्ड स्टोरेज, कीटनाशक दवाओं के विक्रेता, उर्वरक खादों के विक्रेता, बड़े खुदरा दुकानदारों, ऑनलाइन स्टोर, संस्थागत खरीदारों समेत अन्य संबंधित सेवा प्रदाताओं के लिए उपयोगी है। इस मोबाइल ऐप में केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भारत सरकार ने 6 प्रकार के पंजीकरण का ऑप्शन प्रदान किए हैं, जिसमें किसान पंजीकरण, मंडी डीलर पंजीकरण, मालवाहक वाहन पंजीकरण, सेवा प्रदाता पंजीकरण, मंडी बोर्ड मेंबर पंजीकरण, उपभोक्ता पंजीकरण की सेवा प्रदान की गई है। पंजीकरण के लिए किसान सभा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और घर बैठे कृषि जगत से संबंधित सभी सेवाओं का लाभ उठाएं। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आज जो महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी गई, अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करके आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम को दोबारा देख सकते हैं। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं हमारे ईमेल आईडी पर। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandddk@gmail.com। इसके अलावा आप चाहे तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और अहम जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।